नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। देश में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में आज दिन भर तीखी बहस और हंगामे का माहौल रहा। समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी के निलंबन और कार्रवाई की मांग भी की गई, लेकिन क्यों? अब आपको बताते हैं आखिर माजरा क्या है। दरअसल सपा विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर एक बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि औरंगजेब इंसाफ पसंद बादशाह था, उसके कार्यकाल में ही भारत सोने की चिड़िया बना। उन्होंने कहा कि मैं औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता हूँ। औरंगजेब के समय में राजकाज की लड़ाई थी, धर्म की नहीं थी, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में कई हिंदू मंदिरों का निर्माण भी करवाया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब को लेकर गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। अब इनकी ही भाषा बोलते नजर आए कांग्रेस नेता उदित राज और सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद। उदित राज ने कहा कि मैं अबू आजमी के बयान का समर्थन करता हूं, उनकी बातों में कुछ गलत नहीं है। मुगल राजा औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़ी थी। राजा एक दूसरे को प्रताड़ित करते थे, बड़े राजा छोटे राजाओं को प्रताड़ित करते थे, लेकिन सिर्फ एक राजा को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? यह पूरी तरीके से गलत है। हिंदुओं में भी कई क्रूर राजा हुए, लेकिन 17वीं शताब्दी के मुगल राजा और औरंगजेब को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? इमरान मसूद ने कहा कि औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह था और वह अत्याचारी शासक नहीं था। इन बयानों को लेकर बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो यहां तक कह दिया कि सपा के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। अखिलेश यादव को माफी मांगकर अबू आजमी पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब इस पूरे मामले को लेकर किसने क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। अगर कानून से गलत है तो कर दीजिए, लेकिन मेरा कहना ये कि राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते? ये सारी चीजें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी, तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आज़ादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है। उन्होंने गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे तानाशाह, क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहाँ पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोई जरूरत नहीं। के डिप्टी सीएम जो महाराष्ट्र के हैं, उनको इतिहास की जानकारी नहीं, और अगर इतिहास की जानकारी होती तो शायद इस तरह का बयान न देते। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए। और समाजवादी पार्टी तो हमेशा समाज को जोड़ने का काम करती है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का और बाबा साहब भीमराव के सम्मान की हमेशा बात करती है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साथी, हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से उप मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए, इसलिए वो इस तरह का अनर्गल बेबुनियादी बात कर रहे हैं। उनको इतिहास समझना चाहिए, उनको इतिहास समझना चाहिए। औरंगजेब का क्या इतिहास रहा, उनके सिपह सालार, उनके सलाहकार, उनके आसपास के लोग कौन लोग थे, इसकी जानकारी उनको लेना चाहिए। और जानकारी जब हो जाएगी तो इस तरह का बयान नहीं देंगे। औरंगजेब का
जो क्या कहा है उसने औरंगजेब के बारे में, अच्छा प्रशासक है, उसका धिक्कार किया है, निंदा कर दी है, निषेध किया हुआ है। ये अबू आजमी को महंगा पड़ेगा, ये महाराष्ट्र की जनता उनको माफ नहीं करेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज हमारे देवता है, और जो अन्याय अत्याचार औरंगजेब ने इस महाराष्ट्र की धरती पे किया, माँ बहनों पर अत्याचार किया, मंदिरों को तोड़ दिया, छत्रपति संभाजी महाराज जी को अन्याय अत्याचार 40 दिन उनके आंखें निकाली, नाखून निकाला, जबान निकाली, सब कुछ किया, फिर भी छत्रपति संभाजी महाराज बलिदान देने के बाद भी जीत गए, और औरंगजेब जीतने के बाद भी हार गया और दिल्ली तक नहीं पहुंचा, उसको यहाँ ही गाड़ना पड़ा, यहाँ ही मरना पड़ा। इसलिए अब अबू आजमी इसके बाद में हमारे देव देवताओं के बारे में अगर ऐसे कुछ वक्तव्य करेगा, स्टेटमेंट करेगा, तो महाराष्ट्र की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी के जो भी, चाहे अबू आजमी हो, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हो, चाहे उनके अन्य कोई नेता हो, इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता, छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता, और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल अपने जो सपा के विधायक हैं अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पूरा देश हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का जवाब भी देगा, और औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों को इसका हिसाब भी देना पड़ेगा। हिंदुओं पर राक्षसी वृत्ति से अमानवीय अत्याचार करने वाले मुगल शासक औरंगजेब एक क्रूर हिंसक शासक थे। वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इंडी गठबंधन के नेता उनका गुणगान कर रहे हैं, महामंडित कर रहे हैं। राहुल गांधी जी एक तरफ तो आप तथाकथित मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, वहीं आपके गठबंधन के, आपकी पार्टी के नेता कभी औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाते हैं, कभी खिलाड़ियों का अपमान करते हैं, कभी सनातन का अपमान, कभी संस्कृति का अपमान, कभी देश के इंस्टीट्यूशंस का अपमान करते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। देश आक्रमणकारी, अत्याचारी, अहंकारी राक्षस औरंगजेब को खलनायक मानता है, और उनके राक्षसी इरादों को फौलाद बनकर रोकने वाले पूज्य नवम गुरु गुरु तेग बहादुर साहब, पूज्य दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह साहब, पूज्य छत्रपति शिवाजी महाराज, पूज्य छत्रपति संभाजी महाराज को अपना नायक, अपना देव मानता है। नेता अबू आजमी और उसके उपरांत कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अल्वी और उदयराज जी के द्वारा अकारण अवांछित रूप से इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडन संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत अपमान की बात है, और यह कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की पुरानी फितरत है। इससे पूर्व भी इनके राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी औरंगजेब की कब्र पर जाकर फातिया पढ़ चुके हैं। इससे बात बहुत साफ हो गई है कि यह अपने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के अभियान में किसी भी सीमा और किसी भी निम्नता तक जाने को तैयार है। इन बयानों से एक बात और साफ हो गई, जो बुलाने पर भी अयोध्या में श्री राम लला को प्रणाम करने नहीं गए, जो 66 करोड़ लोगों के स्नान करने के बाद भी प्रयाग के महाकुंभ में स्नान करने नहीं गए, वही आज भारत के ही नहीं दुनिया के इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासक औरंगजेब का गुणगान करने में लगे। यह दर्शाता है कि यह भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा से कितनी नफरत और हिकारत करते हैं। मैं इंडी गठबंधन के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज 21वीं सदी में जब दुनिया आगे बढ़ने जा रही है, हम न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के साथ 5G रोल आउट और AI की बातें कर रहे हैं, तो उस समय मध्य युग के इस क्रूर अत्याचारी शासक जिसने अपने परिवार के साथ भी इतनी निर्दयता का व्यवहार किया कि 3 सगे भाइयों की हत्या की, अपने बाप को जेल में रखा, उसका महिमा मंडन करके आप क्या हासिल करना चाहिए? कल 3 मार्च जब असेंबली खत्म हुई, जब मैं बाहर निकला तो टीवी वालों ने मुझसे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को औरंगजेब की तरह पेश किया है कि उनकी छवि उस तरह की। देखिए, मैं जब उन्होंने औरंगजेब की बात किया तो मैंने पहले पढ़ा है कि सतीश चंद्र जी को, आदरी टुस्के को, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा,
मीना भार्गवा, इनकी इनकी स्टेटमेंट में मैंने कुछ बोला है जो तारीफें की हैं उनकी, कि मंदिरों को उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने क्या, इन सब लोगों के स्टेटमेंट में है। इस पर मैंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोला, लेकिन इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज हो, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं। इन्होंने सारे समाज के लिए, सारे धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया था। मैंने इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष, चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए, असेंबली में बहुत सारे काम है। इन इशू पर असेंबली रोकी जाए, मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र की जनता का बहुत सारा काम रुकेगा। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से चंद्रभूषण जी और समाजवादी पार्टी से जगदीश सिंह, वहीं राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक अहलावत और कांग्रेस से हैं हमारे साथ शशांक रंजन जी। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जगदीश जी, आपके पास ही आना चाहूँगा। आपके नेता विधायक जो उन्होंने कहा है, जो भी विवादित बयान दिया है औरंगजेब को लेकर, अब वो खुद यूटर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं तो अब उसमें आप हमसे क्या जानना चाह रहे हैं? जब अबू आजमी साहब ने स्वयं ही अपना अपने बयान के बारे में स्पष्टीकरण दे दिया है और कहा कि अगर किसी को इसमें ठेस हो मैं इसको वापस लेता हूं, तो उसमें अब टिप्पणी की क्या आवश्यकता है? टिप्पणी की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि जो आपके सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, उन्होंने उनका समर्थन किया है। देखिए, ये सांसद जी ने जो कहा है, उन्होंने भी कोई समर्थन और विपरीत बात नहीं कही है। सांसद अवधेश प्रसाद साहब ने एक सार्थक बात कही है कि उन्होंने बाबा साहब की तारीफ की है, अवधेश प्रसाद साहब ने। और भारतीय जनता पार्टी तो बाबा साहब का लोकसभा में उनके गृह मंत्री अपमान करते हैं, उपेक्षात्मक बात करते हैं, तो उसमें कौन सी अवधेश प्रसाद साहब ने गलत बात कही है? नहीं जगदीश जी, आपको क्या लगता है औरंगजेब एक अच्छा शासक था? औरंगजेब के बारे में मैं जानता ही नहीं हूँ और उनके बारे में पढ़ा भी नहीं हूँ। अच्छे शासक थे, बुरे शासक थे, हम तय करने वाले क्या होते हैं? नहीं, अगर आपकी पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं तो उनकी तरफ से पक्ष तो रखेंगे ना आप? नहीं, हम अपने पार्टी के बड़े नेता का मतलब थोड़ी है, हम इस मामले में थोड़ी पार्टी किसी व्यक्ति पे थोड़ी चलती है। व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है, ये पार्टी का विचारधारा थोड़ी है। समाजवादी पार्टी की विचारता समाज में गैर बराबरी को खत्म करना, चाहे सामाजिक गैर बराबरी हो, चाहे आर्थिक, चाहे राजनीतिक। भारतीय जनता पार्टी का काम है केवल हिंदू मुसलमान करना, दो भाई भाई में बांटना और नफरत की बात करना। और इसी तरह से वो ले आए कि औरंगजेब बोल गए। आजमी साहब, डिप्टी सीएम साहब का स्टेटमेंट है कि आजमी साहब ने औरंगजेब को कहा उनको माफी मांगनी चाहिए और अखिलेश जी को उनको निकाल देना चाहिए। तो ये चीज भारतीय जनता पार्टी यही कॉर्नर ढूंढा करती है कि किस मुस्लिम के खिलाफ क्या कह दें कि जिससे कि उनका जो एजेंडा है वो लागू हो जाए। मान्यवर, ठीक है, आप ये जान लीजिए कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश के अधिकांश लोगों का भरोसा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और लोगों का भरोसा खोती जा रही है। ठीक है, शशांक रंजन जी, आपके तो कुछ नेता ऐसे हैं जो उनका काम ये है कि विवादित बयान अगर कोई दे तो उसका समर्थन करो, अगर कोई बयान ना दे तो खुद बयान दो। आपके एक नेता है सैम पित्रोदा, वो अमेरिका से कुछ भी बोल देते हैं क्योंकि वो खुद इंडिया में तो रहते नहीं है। लेकिन अब इस बयान का जो समर्थन किया है, आपके एक नेता है उदित राज, उन्होंने, सहारनपुर से सांसद है इमरान मसूद, उन्होंने भी समर्थन किया है। क्या सोचकर समर्थन किया है? समर्थन करते हैं, यह जो है पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती है, यह पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है और यह जो है समर्थन करने वाले की निजी विचारधारा हो सकती है। शशांक जी सुनिए मेरी बात। कांग्रेस पार्टी हमेशा यही कहकर पल्ला झाड़ती है कि ये हमारा खुद का बयान नहीं है, ये किसी नेता का व्यक्तिगत बयान है। ठीक है, जब लोकसभा चुनावों में सैम पित्रोदा ने एक बयान दिया कि कुछ भारत के लोग कुछ चाइना जैसे देखते हैं, कुछ
इस तरह का जो बयान दिया, उसको लेकर फिर कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया कि भैया ये उनका व्यक्तिगत बयान है, और लोकसभा चुनावों के दौरान उन्हें जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उससे हटा दिया, बाद में फिर उनको ये पद दे दिया। तो ये क्या जनता को दिखाने के लिए राजनीति चलती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी दिखावे की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी जमीनी हकीकत की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, राष्ट्रहित की बात करती है, सभी प्रकार के लोगों को साथ लेकर चलने का काम करती है, भारत के संविधान का सम्मान करते हुए सभी प्रकार के लोगों के साथ समता मूलक व्यवहार करने में विश्वास रखती है। सभी प्रकार के लोगों में नहीं, अगर कोई औरंगजेब जैसे लोगों के बारे में बात करता है, उनको साथ लेने में चलने में कांग्रेस विश्वास करती है। फिलहाल तो ऐसा ही दिखाई दे रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई नेता, सुनिए, अगर कोई नेता एक बार गलत बयान दे दे, 2 बार दे दे, चलो चलता है। अगर कोई नेता बार बार गलत बयान दे, उदित राज पर क्यों कार्रवाई नहीं करते आप? देखिए, बयान ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े लोगों का आ रहा है। लगभग सभी दलों में यही स्थिति है कि वे पार्टी की विचारधारा से हटकर बयान देते हैं। तो क्या सभी पर कार्रवाई हो रही है? क्या दूसरे दल के लोग कार्रवाई कर रहे हैं? क्या सिर्फ कांग्रेस पर उंगली उठाना यह उचित है? नहीं, इसी तरह पल्ला झाड़ देते हैं जिस तरह अभी जगदीश जी ने पल्ला झाड़ दिया, उसी तरह आप पल्ला झाड़ रहे हैं। और आधिकारिक समर्थन नहीं है। ठीक है, चंद्रभूषण जी, आपकी तरफ से भी पलटवार किया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव माफी मांगे और अबू आजमी पर कार्रवाई करें। यहां तक कह दिया कि समाजवादी पार्टी में औरंगजेब की आत्मा है। ठीक बात कह रहे हैं। जो जैसी किताब पढ़ेगा, जो जैसा ज्ञान रखेगा, वो उसी तरह की बात करेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी अब समाजवादी विचारों पर नहीं है। जिस दिन से अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह जी से स्टेज पर माइक छीन लिया था और उसके बाद पार्टी छीन ली थी, उसी दिन लग गया था कि लोग किस विचार के लोग हैं। तो अबू आजमी की गलती क्या है भाई? उनको जिस तरह का इतिहास पढ़ाया जाएगा, और ये बड़ी त्रुटि रहेगी, कांग्रेस हो सपा हो, इन लोगों ने देश को इसी तरह का इतिहास ही पढ़ाया। इस देश का सांस्कृतिक किस तरह से तहस नहस की जाए, इस देश की संस्कृति, खलनायकों को किस तरह से महामंडित किया जाए, ये सब इन लोगों की ही परंपरा रही है और उसी परंपरा पर ये लोग चल रहे हैं। देखिए, अबू आजमी जी और भी 4 किताबें पढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, उनको तो क्रूर शासकों की ही किताबें पढ़नी है। देखिए, इतने बड़े क्रूर शासक औरंगजेब रहा कि जिसने इस देश की अस्मिता पर, संस्कृति पर, महिलाओं पर, समाज पर, मंदिरों पर, किस चीज पर हमला नहीं किया होगा, और किस तरह से उसने महाराष्ट्र की आन शान बात, ठीक, और किस तरह से स्वराज, देखिए जिन लोगों वहाँ संभाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन लोगों ने स्वराज के लिए अपने जीवन को, और महाराष्ट्र के एक एक बच्चे में वो उनको देवता की तरह पूजता है। और आज ये वही चीज है कि उसी महाराष्ट्र की भूमि पर रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता, जिनके बारे में अखिलेश यादव जी कभी कुछ बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि उनके पास एक वोट बैंक है, और उस वोट बैंक के डर से ये लोग उनके स्टेटमेंट को काट भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। हाँ, कह देंगे, वो उनका निजी विचार है। ठीक है। तो ये देखिए, देश पूरी तरह से समझ रहा है कि कौन से लोग किस विचारधारा पे हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी जी हो या समाजवादी पार्टी के लोग हो, इन लोगों का इस देश के सांस्कृतिक जागरण के साथ, सांस्कृतिक देश के साथ कोई लगाव नहीं है। ना उस तरह के ये लोग इतिहास पढ़ना चाहते हैं, ना उस तरह के नायकों को जानना चाहते हैं। जो व्यक्ति, जो पार्टी राम मंदिर जैसे, राम जैसे व्यक्तित्व का विरोध कर रही हो, तो शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी, इन लोगों के बारे में क्या पढ़ेगी? ठीक है, ठीक है। कुंभ जैसे सांस्कृतिक आयोजन में कांग्रेस जैसी पार्टी अपनी दूरी बना रही हो, वो देश की संस्कृति के साथ क्या जुड़ेगी? ठीक है चंद्रभूषण जी, जनता ठीक है, सब जान गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभिषेक जी, क्योंकि अभी अबू आजमी ने जो बयान दिया, वो तो उन्होंने गलत बयान दिया ही, हालांकि वो खुद बैकफुट पर आ गए, लेकिन उनके चक्कर में और नेता जो हैं वो जरूर उजागर हो गए।
ठीक है। सांसद अवधेश प्रसाद की बात करें तो उन्होंने यहां तक बोल दिया कि जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने खुद इतिहास नहीं पढ़ा। उदित राज कुछ अलग बोल रहे हैं, इमरान मसूद कुछ और बोलने से लगे कि उन्होंने कभी भी धर्म परिवर्तन के जो मामले थे वो नहीं किए। अरे तो जो हिंदू राजा उन्होंने मारे वो इसलिए तो मारे क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन करने से साफ मना कर दिया। मैं अपने साथी जो प्रवक्ता बंधु हैं उन सबको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। मैं एक आगरा शहर में एक चौक है जिसका नाम फुवारा चौक कहते हैं। वहां पे कोई फुवारा नहीं है। वहां पे कुछ किसानों का, मैं नाम बता दूं, गोकुल सिंह जाट, जाटों का एक आर्मी बनाई गई किसानों की, जिन्होंने विद्रोह करा औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ। क्योंकि औरंगजेब जो युद्ध लड़ रहा था मराठों के खिलाफ और पूरी दुनिया में सबको मार रहा था, पूरे हिंदुस्तान में, उसको सस्टेन रखने के लिए उसने इतना ज्यादा कर बढ़ा दिया किसानों के ऊपर कि किसानों की हालत खराब हो गई। किसानों ने विद्रोह किया। जब विद्रोह किया तो इसने इन्हें मिलने के बहाने बुलाया और यूं कहा कि वैसे तो तुम्हें जान से मारने वाला हूं, परंतु अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हें छोड़ दूंगा। उस फुवारा चौक पे उन लोगों ने जब इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया, हमारे पुरखे थे वो, बिल्कुल, मैं उन्हीं महान गोकुल जाट, राजा राम जाट, उनका वंशज हूं। ऐसे आदमी को अगर कोई व्हाइट वॉश करके हिस्ट्री को, ये लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम क्या एक जब से देश आजाद हुआ, जब से लेफ्टिस्ट सिस्टम कांग्रेस ने इसको एजुकेशन सिस्टम में स्थापित किया, तब से ये साजिश चल रही है कि किसी तरीके से औरंगजेब को अच्छा बताया जाए, मुसलमानों के मन में डाला जाए कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि दारा शिकोह अच्छा नहीं था क्या? मान लिया दारा शिकोह को उसने मार दिया बेरहमी से, अपने बाप को उसका सिर भेजा था, उसका बाप जिसे राजा बनाना चाहता, वो दारा शिकोह की कभी कोई तारीफ नहीं करेंगे क्योंकि वो हिंदू धर्मों को की किताबों को फारसी में ट्रांसलेट करवा रहा था। उसको बड़ा इंटरेस्ट था हिंदू धर्म में। और मैं एक और बात बता दूं, औरंगजेब ने अपने बाप के साथ ऐसा किया था कि वो उसे पानी भी राशन करके देता था। इतना कम पानी देता था कि मरते समय उसका बाप, जो इस्लाम की उसने मुहिम उठाई हुई थी, उस इस्लाम के खिलाफ उसका बाप क्या कहता है कि मेरे इस इस्लामिक बेटे से अच्छे तो ये हिंदू हैं जो अपने मरे हुए पुरखों के लिए भी तर्पण करते हैं, जल चढ़ाते हैं, और ये जीते जी अपने बाप को भूखा प्यासा मार रहा है। ऐसे आदमी को अगर ये हीरो बताना चाहेंगे तो ये हम जैसा व्यक्ति, जिस देश ने, जिसके पुरखों ने इस कातिल का दंश सहा, हम उसका महिमा मंडन कैसे बर्दाश्त कर लें? बिल्कुल अभिषेक जी, सही बात है। जगदीश जी सुन पा रहे हैं आप? जी सुन रहा हूं जगदीश जी, क्योंकि ये जो मुद्दा है और जो हमारे पुरखे हैं उनसे जुड़ा हुआ है, जो हमारे हिंदू राजा थे उनसे भी जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे में अगर आप एक दूसरे राजा को महान बताएंगे, ठीक है, और जो आज के टाइम में, क्योंकि देश को आज़ाद हुए 74-75 साल हो गए और जो हमारे बड़े महान लोग थे उनको याद किया नहीं जाता और जो जिनसे कोई मतलब नहीं है उनका नाम आगे किया जाता है। देखिए, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मुझसे पूछना क्या चाह रहे हैं? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर औरंगजेब को आगे क्यों किया जा रहा है? तो जो ऐसा है कि औरंगजेब को आगे करना कोई हमें लगता है इंसिडेंटल मामला था, जैसा कि अबू आजमी साहब का मैं बयान सुन रहा था, आपने जो सुनवाया है उसमें उन्होंने जो कहा है, कुछ चीजें देखिए, हर व्यक्ति में कुछ अच्छाइयां बुराइयां होती है, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति पूरा वो होता है। उसमें जो है कुछ अच्छाइयां, जो भी अच्छाइयां किसी को उसमें सब अच्छाइयां दिखती हैं, तो अबू आजमी साहब ने उसमें जो रहा होगा, देखा होगा, उन्होंने अपना बयान दिया। अच्छाई क्यों नहीं दिखती? मेरा सवाल इनसे है जी, दारा शिकोह की तारीफ क्यों नहीं करते इनके एमएलए? और अगर अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी अपनी पार्टी से इस तरह के बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तो ये मौन स्वीकृति है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अबू आजमी साहब ने अपना बयान वापस ले लिया है
और उन्होंने कहा है बड़ा स्पष्ट, आप ही ने लेने से सुनवाया कुछ है। नहीं होता। तो इसमें जगदीश जी, आप जगदीश जी, इसमें किसी तरह समस्या की यही है कि कोई बयान वापस करके लेने देखिए, से आपको जेल में डाल देंगे। कुछ नहीं होता, क्योंकि और सबसे बड़ी बात तो इजराइल यह है में कि जाके बयान के करके समर्थन देखिए, में भी गोली कई चलवा देंगे। नेता उतर कर आ गए। क्या चीज? जगदीश जी, मैं ये बोल रहा हूं बयान वापस लेने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कम से कम ये तो जगजाहिर हो गया कि आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है। और ठीक है, अगर उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया ये भी मान लेते हैं, लेकिन 4 नेता और उनके समर्थन में आ गए। कोई प्रवक्ता आया, आजकल प्रवक्ता आया क्या समर्थन में? कोई बाइट हो तो हमें सुना दीजिए। अवधेश प्रसाद जी की बाइट मैंने सुनाई थी, आपने सुनी नहीं? नहीं, अवधेश प्रसाद जी ने तो बाबा साहब की तारीफ की। नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि एकनाथ शिंदे को शायद इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। वो साफ तौर पर अबू आजमी के समर्थन में आए हैं। नहीं, अबू आजमी के समर्थन में तो हम भी हैं। हम कब अबू आजमी साहब का विरोध कर रहे हैं? मतलब उन्होंने जो कहा है वो सही है। लेकिन हर बात, कोई बात अगर बोल करके, अब अबू आजमी साहब का इसलिए समर्थन करते कि उन्होंने अपनी बात वापस ले ली है, और जब वापस ले ली है तो उसमें कौन सा टिप्पणी की आवश्यकता है? यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि उन्होंने तो चलो अपना बयान वापस ले लिया, अब अवधेश प्रसाद जी थोड़ी अपना बयान वापस ले लेंगे। उन्होंने तो विश्वास करके बोल दिया कि चलो ठीक है, हमारा नेता है और हम समर्थन करेंगे। अब उनको क्या पता था कि अगला इंसान ही अपना बयान वापस ले लेगा, हमें फंसवा देगा। अब ये बात, आप ये टिप्पणी माननीय सांसद जी से आप करिए। पार्टी का जो अधिकृत जो लाइन है वो मैं बता रहा हूं कि अबू आजमी साहब ने अपना बयान वापस ले लिया है, और उसमें हम लोग अब जब वापस ले लिया तो उस बयान पे टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरह की टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम ने किया है कि उनकी कौन आत्मा किसमें घुस गई, मैं भी कहूं शुक्राचार्य की आत्मा ही में घुसी हुई है डिप्टी सीएम पे। समझ रहे हैं ना? किसकी आत्मा, दोबारा बताओ, सुना नहीं। शुक्राचार्य की आत्मा है डिप्टी सीएम पे। उसी तरह की बात, सदैव कटी कटी बात उनके अखिलेश जी के, आप इनको पता होना चाहिए अखिलेश जी इस देश के बहुत बड़े नेता हैं, और डिप्टी सीएम अपनी विधानसभा नहीं जीत सकते, टिप्पणी करते हैं। वही है जैसे दीपक जो है सूरज को कंकड़ मार रहा है। अखिलेश जी इस देश के बड़े नेता हैं, और उन पे डिप्टी सीएम लगातार बोलते रहते हैं और अपनी विधानसभा हार जाते हैं। ठीक है, अभिषेक जी, मैं इनसे जानना चाहता हूं, अबू आजमी जी अगर अंबेडकर जी को इसी तरीके से गाली देते, अंबेडकर जी पे अत्याचार करने वालों का समर्थन करते, तो क्या तब भी इनका यही स्टैंड रहता कि कोई बात नहीं, वो उनका निजी विचार है? क्या तब भी कोई कार्रवाई अखिलेश जी उनके ऊपर नहीं करते? जगदीश जी जवाब दीजिए। जी, अभी अभिषेक जी ने कहा कि ये जो उन्होंने औरंगजेब को लेकर कहा, और आपके जो नेता हैं अबू आजमी, अगर वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ बोलते, कुछ गलत बयान देते, तो भी क्या आप यही कहते कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, आप समर्थन करते? नहीं, ऐसा है कि हम लोग बहुत स्पष्ट मत रखते हैं। देखिए, हम लोग बाबा साहब के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बोली है, हम लोगों ने कभी किसी के खिलाफ तो हम लोग नहीं बोलते, और ये नफरत की बात करना, हम लोग तो पॉजिटिव बात करते हैं, सकारात्मक सोच के लोग हैं, सकारात्मक बात करते हैं हम लोग, नकारात्मक बात ही नहीं करते हैं कि किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभिषेक जी, यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि घुमाना बहुत अच्छे से आता है। अबू आजमी जी ने भी उसी तरह घुमाया है कि भैया मैंने ना तो बाबा साहेब के बारे में गलत बोला, ना मैंने किसी जो हमारे महान पुरुष थे उनके बारे में गलत बोला। ठीक है, अरे आपने उनके बारे में गलत नहीं बोला, लेकिन किसी के बारे में तो अच्छा बोल दिया जो हमारे पूरे देश के लिए गलत है। इससे ज्यादा गलत क्या होगा? इन सब से जानना चाहता हूं, इन सब विद्वानों से मैं जानना चाहूंगा, जूस को मारने वाले हिटलर को आप किसी भी वेस्टर्न कंट्री में जाके प्रेस करके दिखाइए, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, आपको जेल में डाल दिया जाए। और इजराइल में अगर आपने जाके हिटलर की तारीफ कर दी तो वो हो सकता है आपका मर्डर हो जाए। हिटलर ने इतने हिंदू नहीं मारे जितने अकेले औरंगजेब ने मारे, और हमारे सामने अगर ऐसे व्यक्ति की कोई तारीफ करेगा तो क्या हमें ही जिम्मेदारी है सहिष्णु बन के सहने की? क्या सारी सहिष्णुता हिंदू समाज ही लेके रखे? ये बहुत ही सीरियस विषय है। इसे सपा के कार्यकर्ता और सपा के प्रवक्ता ये बहुत ही डाउन प्ले कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी बात वापस ले ली।
अगर आपके पिताजी को कोई गाली दे और उसके बाद आपके से आके कहे कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, तो क्या वो जायज हो जाएगी बात? और जिस तरीके से ये उसकी जवाबदेही तय ही नहीं कर रहे, ना तो कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं की कोई जवाबदेही तय कर रही, ना समाजवादी पार्टी कर रही, तो इससे ये महसूस होता है कि ये ही इनकी विचारधारा है। ये मौन समर्थक है कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था। ठीक है, कैसे था वो अच्छा शासक? ठीक है अभिषेक जी, ठीक है। उसी की वजह से मुगल साम्राज्य का विध्वंस हुआ। ठीक है जगदीश जी, आप राजा राम जाट का नाम जानते हैं? राजा राम मैं नहीं जानता। ठीक है, हुमायूं, बाबर, औरंगजेब, अकबर, इनको सबको जानते हैं। ठीक है, शशांक जी आप जानते हैं राजा राम जाट? जी नहीं। हाँ, नहीं जानते होंगे क्योंकि आपके लिए राजा राम जाट जरूरी थोड़ी है। राजा राम जाट वो थे जिन्होंने आगरा के सिकंदरा जाकर अकबर की अस्थियां तक उखाड़ ली थी, और आप उनको नहीं जानते। आप उनको जानते, औरंगजेब को जानते हैं, हुमायूं को जानते हैं, बाबर को जानते हैं, अकबर को जानते हैं। क्यों शशांक जी? मैं अकबर औरंगजेब को भी नहीं जानता हूं, मैं महाराज विक्रमादित्य को जानता हूं। मैं अपने देश के अभी तो आप बोल रहे थे राजा, अभी तो आप बोल रहे थे जानते हैं। मैंने तो स्पष्ट कहा कि मैं विक्रमादित्य जैसे राजाओं को जानता पहचानता हूं, सम्राट अशोक जैसे राजाओं को जानता पहचानता हूं। हमने तो लड़ाई लड़ी है देश की आजादी की, और ये औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं जैसे लोग विदेशी आक्रांता थे, और कांग्रेस की स्थापना ही विदेशी आक्रांताओं से लड़ने के लिए हुई थी। हाँ। तो हम जिनसे लड़ रहे हैं हम उनकी तारीफ कैसे कर सकते हैं? हमने जिन्हें अपने देश के लिए खतरा समझा, हम उनका पक्ष कैसे ले सकते हैं? शशांक जी बात सुन लीजिए। जो आपकी पार्टी का जो संस्थापक था ना, वो भी एक अंग्रेज था सबसे पहले, उसका नाम था एयू ह्यूम। ठीक है, पता आपको? जी मुझे मालूम है। हाँ, तो मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों को अपनाया था, और कांग्रेस पार्टी की स्थापना जब हुई थी तो उस समय रामायण की बातों को ध्यान में रखा गया था। इस तरह भगवान श्री रामचंद्र जी रावण से लड़ने के लिए उसके भाई का साथ लिया था, विभीषण का, उसी तरह हम भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक अंग्रेज का साथ लिया था, रामायण की तर्ज पर आगे बढ़ते हुए। शशांक जी, आपकी जो रणनीति शुरू में देखने को मिली वो सबको पता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ क्या हुआ वो भी पता है, जवाहरलाल नेहरू को कैसे आगे कर दिया वो भी पता है। ठीक है, क्या कुछ रणनीति थी। ठीक है, कैसे श्री राम के आदर्श आ गए वो भी पता है। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी में किसी प्रकार का मतभेद नहीं था। अगर मतभेद होता, अगर मनमुटाव होता, तो कांग्रेस पार्टी में सरदार साहब रहकर देश के गृह मंत्री पद पर आसीन नहीं हुए होते। कांग्रेस पार्टी में देश को आगे बढ़ाने के लिए लोग सुनिए शशांक जी, जब कांग्रेस के पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हुए तो 15 प्रांत थे उस टाइम। ठीक है, और 15 में से 13 प्रांत के लोगों ने, जो प्रांतीय अध्यक्ष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सपोर्ट किया। एक ने भी जवाहरलाल नेहरू को सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। देखिए, यह कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, और हाँ, तो यही कहूँ ना, आंतरिक मामला है। ठीक है, आप जो बात कर देते हैं कि श्री राम के आदर्श पर पार्टी चलती है, ठीक है, ये गलत है। अभिषेक जी, नहीं, मैंने कोई गलत नहीं कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अगर अध्यक्ष बने तो यह कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, और सरदार साहब इस बात से सहमत थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष होंगे। ठीक है, शशांक जी मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, उस समय ना तो मैं था और ना आप थे। ठीक है, लेकिन उस समय के जो पत्रकार थे, दुर्गादास, ठीक है, उनकी किताब पढ़ी है मैंने और काफी जगह लिखा भी है। वो सहमत नहीं थे। ठीक है, उनसे तो जबरदस्ती उनका जो नामांकन था वो वापस करवा लिया था। देखिए, अगर सरदार साहब सहमत नहीं होते तो वे कांग्रेस पार्टी में बने नहीं रहते। देश के गृह मंत्री पद पर उन्हें कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी भी नहीं देती। अगर कांग्रेस पार्टी से मतभेद होता तो उन्हें यह पद भी नहीं दिया जाता, और सहमत हमारे साथ रहने के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है, काफी कुछ रणनीति में बदलाव था। ठीक है, अभिषेक जी।
जी, मैं जो अपने बड़े भाई शशांक रंजन जी हैं, इनसे काफी बातों में सहमत हूँ। पर मुझे ये लग रहा है ये अपनी पार्टी की जो पार्टी लाइन है उससे भटक रहे हैं, क्योंकि इनकी पार्टी की वजह से ही तो ये इस तरह के का गलत इतिहास पढ़ाया गया। जो हमारे सपा के वरिष्ठ प्रवक्ता, हमारे से बड़े सीनियर व्यक्ति बैठे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, तो उसका कारण ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आने से पहले इस तरह के हिस्टोरियंस को प्रमुखता दी गई जिन्होंने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा कि वो तो एक छोटा सा एक पहाड़ी राजा था जो गोरिल्ला युद्ध लड़ा करता था और मराठा एम्पायर क्या थी, कुछ नहीं थी। और हम जाटों को लुटेरा बताया जाता। हमारे किसी राजा का, हमारे राजा नाहर सिंह जाट जिन्होंने दिल्ली में सबसे पहले बलिदान दिया 1857 के युद्ध में, बिल्कुल स्वतंत्रता युद्ध में, ये बहादुर शाह जफर को तो बता रहे कि उनका योगदान था। अगर उनका योगदान था तो वो उनको फांसी क्यों नहीं हुई? राजा नाहर सिंह को फांसी क्यों हुई? ये बेसिकली इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं हिस्टोरियंस को आगे बढ़ाया। जेएनयू का निर्माण ही इसीलिए किया इन्होंने कि देश की हिस्ट्री को तबाह किया जाए। उसका परिणाम यह है कि आज की बहुत बड़ी एक जनरेशन ऐसी है जिसको पता ही नहीं है अपने इतिहास के विषय में। उसको राजा राम जाट का विद्रोह नहीं पता, उसको किस तरीके से हमारी पंचायतों ने सेना बना बना के विद्रोह किए हैं, उसकी कहीं हमें पढ़ाया ही नहीं गया। परंतु खुशी की बात यह है कि जब ये अबू आजमी जैसे लोग जब ये इस तरह का मुद्दा उठाते हैं तो ये मीडिया में जब ये आएगा और हम जैसे लोग जब इस औरंगजेब की खाल उतारेंगे, जिस तरीके से इसने 40 दिन संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के साथ जो व्यवहार किया था, जब हम उसको सबके सामने चीख चीख कर बताएंगे तो इनको भी शर्म आएगी। कहीं ना कहीं तो गलानी इनके अंतर्मन में भी हो। वैसे विपक्ष ने संभाजी को लेकर क्या कुछ अभी तक बोला है? क्योंकि एक मूवी भी आई है अभी, अभिषेक जी आपने बताया। जी जी, विपक्ष के किसी नेता ने इस विषय में चर्चा नहीं की। अभी तो ये समस्या चल रही है कि अगर बीजेपी की कहीं पर सरकार है, वहीं पर किसी ऐसी मूवी को टैक्स फ्री कर दिया जाता है तो विपक्ष उस पर भी आवाज उठाने लगता है। बेसिकली विपक्ष जो है वो ये चाहता है कि हिंदू मानस जो है वो जागृत ही ना, क्योंकि अगर हिंदू का इतिहास हिस्सा भी हिंदुओं बच्चों ने पढ़ा तो वो एक दूसरे के राजाओं की रेस्पेक्ट करेंगे। उन्हें पता चलेगा कि जाटों ने भी कुर्बानी दी है, राजपूतों ने भी कुर्बानी दी है, ब्राह्मणों ने भी कुर्बानी दी है, यादवों ने भी कुर्बानी दी है। अगर इन सब का इतिहास हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो उनके मन से जातिवाद का जो जहर है, एक दूसरे के प्रति जो घृणा ये एजुकेशन सिस्टम ने पैदा कर दी, वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। और हिंदू अगर एक हो गया तो बीजेपी को कभी हरा नहीं पाएंगे। ठीक है चंद्रभूषण जी, आपने अबू आजमी का बयान तो तुरंत पकड़ लिया कि भैया उन्होंने औरंगजेब की अच्छाई कर दी और अब इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बना दो। ठीक है, सियासी जो माहौल है वो पूरा बना दो। अब आपकी सरकार है महाराष्ट्र में, ठीक है, औरंगजेब का मकबरा है औरंगाबाद में, क्या कुछ कार्रवाई होगी? देखिए कार्रवाई, और उसे सबसे बड़ी बात तो यह है अभिषेक जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि औरंगजेब के मकबरे को राष्ट्रीय धरोहर बनाया हुआ है। देखिए एएसआई के अंदर जो भी है, मैं आपको इतिहास के समय की बात बताता हूँ कि इस्लाम के नाम पर एक देश का निर्माण हो गया और जो दूसरा देश था हिंदुओं का सांस्कृतिक देश था, उसका भी इस्लामीकरण करना शुरू कर दिया इस कांग्रेस की सरकारों ने। यदि उस समय से इस देश की शिक्षा और इस देश के मूल को नेहरू जी या इन लोगों की सरकारों ने अपने नेतृत्व में संभाला होता और देश की सांस्कृतिक सोच को समझा होता तो आज हमारे बच्चे, हम और आप ये सब बहस नहीं कर रहे होते। हमने अनसंग हीरोज को भुला दिया। किताबें केवल महामंत्र इस्लामिक जो आक्रांताएं थे, आक्रमणकारी थे, उनको ढूंढ ढूंढ कर धरा गया।
लुटेरों को, चोरों को, डकैतों को इतिहास में शामिल किया गया और एक एक पेज से उनका इतिहास लिखा गया। ये सब किसके नेतृत्व में हो रहा था? ये सब उस समय की कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में हो रहा था, उस समय के शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में हो रहा था। जिस देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पर हो रहा हो, उस देश का पहला शिक्षा मंत्री किस धर्म से था, किस विचार से था, आप इसी से समझ लीजिए कि इस देश की नींव किन लोगों ने किस हिसाब से डाली थी। ये उसी दिन गलती कर गए जिस दिन इस देश की सांस्कृतिक देश का बंटवारा हुआ। ठीक है, आपको इस्लामिक देश दे दिया गया, लेकिन जो भारत बचा हुआ था उसकी संस्कृति को समझने के लिए एक सांस्कृतिक विचार के आदमी को सत्ता देनी चाहिए थी, शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए था। अब आदमी जी कह रहे थे कि यूपीएससी के एक पेपर में औरंगजेब के बारे में 4 लोगों के बारे में ये बताया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने इस देश का दोबारा से इस्लामीकरण करने की कोशिश की और आज हम लोग जिस चीज के लिए भुगत रहे हैं, लड़ रहे हैं, देखिए धर्म कोई भी हो, इस देश ने हर धर्म का सम्मान किया, लेकिन इस देश की संस्कृति के साथ जितना कांग्रेस ने खिलवाड़ किया उतना किसी और पार्टी ने नहीं किया। ठीक है, कोई देश की आत्मा उसकी संस्कृति होती है, उसके त्योहार होते हैं, उसके नेता होते हैं, उसके विचारक होते हैं। हमारे यहाँ कभी किसी धर्म, अभिषेक जी भी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि हमारे जाति पात सबने युद्ध लड़ा, वो इस्लाम के जो इस्लामी आक्रांता थे उनके खिलाफ हो या अंग्रेज आए उनके खिलाफ हो। इस देश का को बचाने के काम हर जाति धर्म के लोगों ने किया, लेकिन जब आपने इस देश को आजाद कराने के बाद एक देश मान लिया था तो दूसरे देश का इस्लामीकरण शिक्षा के तौर पर क्यों किया गया? ठीक है, मैं आपको बता दूं ऐसे कई शशांक जी, चंद्रभूषण जी का जो कहना है वो है कि अगर आज भी देश में इस तरह का माहौल है वो कांग्रेस की देन है। और दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस के नेता हैं, अगर वो जैसे उदित राज जी ने समर्थन किया, उन्होंने कहा कि चलो औरंगजेब ऐसा था, ठीक है, उन्होंने अपने जो राजा थे उनके ऊपर भी कटाक्ष कर दिया कि भैया हिंदू धर्म में भी तो कुरु राजा थे। मतलब ये जो वोट बैंक की राजनीति ने साफ दिखाई देती है कि भैया किसी का मन दुखी ना हो। हिंदू धर्म की दया को नहीं समझा। हमारे जितने भी महाराणा प्रताप जी हो, छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज हो, सामाजी महाराज हो, अभी राजा राम जाट भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, आपको बता दूं किसी ने पहले युद्ध नहीं किया। कितनी रानियों ने, कितनी बहनों ने पहला जो युद्ध हुआ था, जो पहला आक्रमण हुआ था, किस तरह से इस देश की महिलाओं का बलात्कार किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, साधुओं को मारा गया, दलित समाज हो या किसी भी समाज के लोगों को जंगलों में जाकर शरण लेनी पड़ी। लेकिन उन्होंने अपने देश से धर्म का परिवर्तन नहीं। ये कह रहे थे राजा, अरे इन्होंने देश को केवल धर्म के परिवर्तन के लिए राज किया, इन्होंने राजा के तौर पे कभी राज्य इस देश पर इस्लाम ने नहीं किया, इस्लाम के लोगों ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस देश की संस्कृति को ही नहीं जानते। जो व्यक्ति अपने सगे भाई का गला काट देता हो, बाप को जिस तरह से बंधक बनाकर रखता हो, उन विचारों पर चलने वाले आज भी इस देश में औरंगजेब पड़े हुए हैं। इस देश में ऐसे औरंगजेबों से इस देश के जनता को बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। यदि जो लोग इस तरह के इतिहास समझते हैं वो लोग अपने बच्चों का नाम भी ऐसे आक्रांताओं के नाम का नहीं रखते। ठीक है, ठीक है, शशांक जी बोलिए। जी कहें। हाँ, मैंने कहा था कि जो आपके नेता हैं वो समर्थन तो करते ही हैं, अगर वो ये भी बोल देते हैं ना कि चलो भैया अबू आजमी ने जो कहा वो गलत है, ठीक है, लेकिन वो फिर अपना बचाव करते हुए, क्योंकि जो वोट बैंक की राजनीति है, किसी को दुख ना हो, वो ये भी कह देते हैं कि भैया जो हिंदू राजा थे वो भी क्रूर थे, क्योंकि जो दूसरा समुदाय है उसको तकलीफ ना हो, वरना हमारे जो वोट बैंक है वो कम हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस का वोट बैंक अब दिख रहा है जितना भी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी जो है राष्ट्रहित की बात करती है, राष्ट्रहित की राजनीति करती है। हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम राष्ट्र की लड़ाई लड़ते हैं। और इस वक्त जो विवाद शशांक जी, ठीक है, सुनिए, अभी आप बोल रहे हैं कि आप देश हित की बात करते हैं, ठीक है, आपके नेता कुछ भी बोल देते हैं,
एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि भैया जो देश के युवा हैं उनको रोजगार दो, ठीक है, जो देश की महिलाएं हैं उनको महीने के पैसे दो, काफी तरह की जो चीजें हैं वो देश के बच्चों के बारे में, युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में सोचते हैं, ठीक है। आपके खुद के नेता कहते हैं कि भैया अमेरिका में एक विरासत टैक्स है, अगर कोई आदमी मर जाता है तो वहां की जो 60% प्रॉपर्टी है वो सरकार के नाम हो जाती है। ये क्या दो तरफा बातें चलती हैं, ठीक है। सैम पित्रोदा तो अमेरिका से बैठे बैठे बोल देते हैं, उनको ये नहीं पता कि भारत के अंदर उनके बयान से क्या कुछ माहौल बिगड़ेगा। देखिए, मैंने स्पष्ट कहा है कि जो भी बयान दिया गया है पार्टी की ओर से आधिकारिक बयान नहीं है, और कुछ बयान निजी तौर पे भी दे दिए जाते हैं, और हर बात को पार्टी लाइन से जोड़कर देखा जाना उचित नहीं होता है। और दूसरी बात, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे, कुछ किताबों की बात कर रहे थे, तो मैं जानना चाहूंगा कि जो जिन्ना की मजार पे मत्थे टेकने गए थे उन्होंने कौन सी किताब पढ़ी थी? अरे आप लोगों ने यदि देश को सही से मजारे, नकली मजारे नहीं बनाई होती तो उनकी किताबें पढ़ने के लिए वहां नहीं जाना पड़ता, ये देश अपना होता। लेकिन आप लोगों ने आज भी विदेशी सोच से कांग्रेस चल रही है, वो तो सोनिया गांधी जी चला रही हो या सैम पित्रोदा जी चला रहे हो। ये कांग्रेस कभी हिंदुस्तान की कांग्रेस नहीं रही, ये कांग्रेस कभी भारत की कांग्रेस नहीं रही, ये भारतीय संस्कृति की कांग्रेस नहीं रही, ये हमेशा विदेशी कांग्रेस रही। और गांधी जी कहा करते थे कि आजादी मिलने के बाद यदि कांग्रेस को खत्म नहीं किया गया तो ये लोग इसका दोहन करते रहेंगे, और आज भी आप लोग उसी कांग्रेस का दोहन कर रहे हैं। इस देश का हर नागरिक जान गया है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या हालत है, ये किसी से छिपी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये भी किसी से छिपी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्या मुद्दे हैं, मुद्दों पर बात करने के लिए यहां पर तैयार नहीं है, ठीक है। सैम पित्रोदा अमेरिका से एक मुद्दा उठा देते हैं और राहुल गांधी जी दूसरे देश में ही जाके मुद्दा उठा देते हैं। यहां भी तो सुनने वाले हैं, अगर यहां मुद्दा उठाओगे, एक विपक्ष की तरह ताकतवर भूमिका में आओगे तो आखिर कौन नहीं सुनेगा। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को चलाने वाले कोई विदेशी नहीं है, सोनिया जी विदेशी नहीं है, और इस बार क्योंकि सोनिया जी भारत में ब्याह कर लाई गई एक बहू है और उनके पास बाकायदे भारत की नागरिकता है, वे भारतीय हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को आधिकारिक रूप से श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे साहब चला रहे हैं, कोई विदेशी नहीं चला रहे हैं। इसलिए यह आरोप लगाना बंद करें कि कांग्रेस पार्टी किसी विदेशी के द्वारा नियंत्रण में है। नहीं, किसने कहा, आरोप किसने लगाया है? नहीं, अभी अभी हमारे एक साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि इसमें विदेशियों का हस्तक्षेप है। तो मैं आपने कहा था कि कांग्रेस को पहले भी विदेशियों ने चलाया था और आज भी विदेशी चला रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि जो आप बात कह रहे हो कि कांग्रेस तो विदेश से ही चल रही है, एकदम सत्य बात है। कांग्रेस विदेश से नहीं, भारत से चल रहा है, अपने देश से चल रहा है। इसकी स्थापना भी भारत में ही हुई है और हम भारत भूमि से ही कांग्रेस की स्थापना करके भारत की अस्मिता की लड़ाई लड़कर आज भी भारत को इस स्थान पर पहुंचाने का कांग्रेस पार्टी ने काम किया है कि भारत का सिर्फ विश्व मंच पर शान से जो है उठा रह सके। ठीक है, ठीक है। जगदीश जी, जगदीश जी, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, उसका जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि कई बार अभिषेक जी भी हमारे साथ बैठे हैं, चंद्रभूषण जी भी बैठे हैं, और मैंने साफ तौर पर यह बात खुलकर भी कही है कि जो महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव की जो सकारात्मक राजनीति देखने को मिली वो बहुत अच्छी थी। आपको लगता है कि जो आपके नेता हैं इस तरह का बयान दे देते हैं, उससे पार्टी की छवि पर भी प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पार्टी की विचारधारा बिल्कुल जन जन बच्चा जानता है। नहीं जगदीश जी, ये प्रभावी तो है कि बयान अबू आजमी ने दिया और माफी मांगने के लिए अखिलेश यादव जी से कहा जा रहा है। तो कौन माफी मांगने जा रहा है? हाँ। अखिलेश यादव जी से कौन माफी मांगने के लिए कह रहा है? जो कह रहा है वो खुदे माफी मांगे। हाँ। जो कह रहा खुदे माफी मांगे। नहीं जगदीश जी, ये तो वो बात होगी, अगर घर में माफी कोई मांगे अमित शाह जी, जिन्होंने अपमान किया है देश के भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, माफी मांगे अमित शाह जी, माफी मांगे भारतीय जनता पार्टी जिसने कुंभ में हजारों लोगों को मरवा दिया। और आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि वो मैंने कुंभ को चालू करने के लिए, फिर बचाने के स्थान को बचाने के लिए हमने उसको छुपाया।
झूठ बोला, तो ये माफी मांगे ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुख्यमंत्री जी माफी मांगे, प्रधानमंत्री जी माफी मांगे, जिन्होंने देश को गुमराह किया। शर्म आनी चाहिए आपको, इस तरह बात कर रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए जो दबा के रखते हो, शर्म आनी चाहिए बात कर जो सकते केवल हैं। एक एजेंडा लेकर के आप चलते किसी हो। इस्लामिक जलसे की बात नहीं कर सकते, वहाँ के किसी चीज को उल्टा सीधा नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि आपको जवाब देना उल्टा पड़ जाएगा। आपने ये छिपाया तो कि वहाँ हजारों लोग मर है गए। आज कि आप ऐसी बात कर आज सकते तक हैं। उनके परिजन ढूंढ रहे हैं। नहीं तो आप उल्टा बात चाहिए, आप नहीं करिए। बता रहे हो। आपके नेता वहां जाकर जाइए, बैठिए समाजवादी पार्टी, आपके नेता ने तो राजनीति करने के लिए लिस्ट बनाई हुई है कि कितने लोग आए, हमारे कार्यकर्ताओं ने किसको चाय पिलाई, किसको खाना खिलाया, आप किसको लोग कोई पूछने वाला स्नान नहीं करवाया, मिलेगा उत्तर किसको प्रदेश चप्पल में। जुड़वाया। इस तरह की आपके राजनीति नेता कर ने रहे तो हो चुनाव ना, की तैयारी कर ली जन है। कल्याण का कोई काम नहीं, जो ढिढोरा पीट रहे हो ना, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हो ना। अरे कोई परिवार की लड़ाई है भाई, समाजवादी पार्टी की लड़ाई परिवार की लड़ाई है, चाचा भतीजे की लड़ाई है, ये भाई भाई की कौन सी लड़ाई है? जो कहते थे 80 के ये जो लड़ाई है वो परिवार की लड़ाई है। आप उस अपनी परिवार की लड़ाई को आप समझिए, हमसे क्या मतलब बनते हो? जन कल्याण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं चल रही, जो काम हो रहा है, मोदी जी योगी जी का माला दिख रहा है। और हिंदू जनमानस के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, करोड़ों लोग वहां गए और हिंदू जनमानस में उनमें लोग अयोध्या में जीती गया होगा, केवल कुंभ में अयोध्या नहाने जी के लिए में जो है जो हम सीट उसको जीती गई है उसका दर्द बहुत आज दिनों तक बयान होगा। मोदी जी का। हिंदू जनमानस बहुत ही परिवर्तन में आ गया है, जन जागरण में आ गया है, वो समझ गया है कि आप लोग किस सोच से काम कर रहे जो हो। मर गया तर गया, ठीक है, सबको मरवा डालिए ना, ठीक है, ठीक है, किसी को क्यों छोड़ रहे हैं? इस वही तरह की संगम में बात ले आप जाके कर मरवा सकते हैं, दें। हम थोड़ी कर सकते अभिषेक जी, हैं। इस तरह की बातें हमें नहीं आती। ठीक है, वो अभिषेक तो मुजफ्फरनगर दंगों में कितने लोगों को मरवा सही दिया बात गया, सुनना नहीं क्या आता। सही में नाच बैठते हुए नाच ठीक है, देखते चंद्रभूषण जी, रहे। ठीक है, वो ठीक तो है, ठीक है, आप लोगों अभिषेक की जी आप पार्टी बोलिए। का एक रवैया होता है, ठीक है। क्या करना। देखिए, पहले तो मैं अपने शशांक रंजन भाई से ये स्पष्ट करवा देना चाहता हूं कि जो जिस कांग्रेस की ये बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस आई है, कांग्रेस इंदिरा, जो देश की आजादी के लिए कांग्रेस बनी थी, वो बहुत पहले खत्म हो चुकी। ये पहली चीज तो ये। और दूसरी बात, मान लिया सोनिया गांधी जी विदेश से यहां बिहा के आई, सारी बात मान ले। राहुल गांधी जी, क्या उन्होंने ये जो चाइनीज लोगों से जो उन्होंने एमओयू साइन किया था, आज तक कांग्रेस पार्टी ने वो सामने दिखाया क्यों नहीं कि उस एमओयू में क्या लिखा है? और वो उन्होंने किसी राजनीतिक पद गवर्नमेंट के थ्रू नहीं गए थे, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे गए। तो ये जानना चाहते हैं, ये इल्जाम जायज है। और जो अपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूं, समाजवाद की जो आप झंडा उठा रहे हैं, उसकी विचारधारा का क्या कोई हिंदुस्तान से लेना देना भी है या नहीं? हिंदुस्तान की, हमारे भारत की इतिहास के लिए कुछ जिम्मेदारी आपकी पार्टी की विचारधारा की भी है या नहीं? चलिए अभिषेक जी, फिलहाल तो समय की कमी है, शायद इस डिबेट में जवाब आपका नहीं दिया जाएगा। फिलहाल आप चारों ही मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर अब भारत की सियासत गरमाई हुई है, उसको लेकर अब अबू आजमी पर कई राजनीतिक दल हमलावर हो गए। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।